स्टूडेंट्स, आज हम हमारे लेक्चर में एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सेल के अंदर दो सेल्स रह गई थी। एक को आपने पीईसी कहा था और दूसरी को जाइगोट। PEC was result of triple fusion and was triploid in nature, and zygote was result of syngamy and it was diploid in nature। और जैसे आपको बताया गया था कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने से पहले PEC से एंडोस्पर्म डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, and it is essential because the developing embryo will require food or nourishment for its developmental process. So, to provide it nutrition, the endosperm should develop first. That's why the zygote was dormant for a short period of time. लेकिन अब क्योंकि एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका है, तो अब जरूरत है कि जाइगोट भी डिवीजन शुरू करके और एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होना शुरू कर दे। तो आज हम हमारे लेक्चर में डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के कुछ फेजेस को स्टडी करेंगे। और इस डाइकोट एम्ब्रियो में भी हम एक स्पेशल प्लांट की मेंशन मैं यहाँ पे करना चाहूंगी, दैट इज कैप्सेला। दिस प्लांट एम्ब्रियो डेवलपमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज में डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे टिपिकल एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टडी कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ दिस प्लांट ओनली। Okay, so let's start how the zygote will undergo various phases, various events to convert into fully mature embryo. And you all have to remind that all these processes are taking place in the fertilized embryo sac, which is located in the ovule. Okay, so let's start with this डिप्लॉइड सेल जाइगोट। इस जाइगोट से हम शुरुआत करते हैं, सिंगमी का रिजल्ट है और ये डिप्लॉइड नेचर की सेल है। तो इस जाइगोट में सबसे पहले डिवीजन होता है और इट विल फॉर्म टू सेल्स हियर। आपको हम बता दें कि जाइगोट की लोकेशन माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, और जब इससे अब सेल्स डेवलप होना शुरू कर जाती हैं, बनना शुरू हो जाती हैं, तो अभी भी हमें थोड़ा सा इसकी पोजीशन को ध्यान में रखना है कि जो सेल्स कट ऑफ हो रही हैं उनकी लोकेशन या उनकी पोजीशन क्या है। उसके लिए जैसे यहाँ पे अब दो सेल्स बन गई हैं, तो मैंने यहाँ पर M और C लिख दिया है, जिससे हम थोड़ा सा आइडिया लगा सके कि ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर जो बाद में डेवलप होंगे, ये इनकी पोजीशन कहाँ पर है, माइक्रोपाइल की तरफ है या ये चैलेंजर एंड को फेस कर रहे हैं। ओके, so I have written here M, that is denoting the micropylar end, and C, that is denoting the chalazial end. So we have two cells here. याद रखेंगे अब जितने भी डिविजन्स चल रहे हैं, ये सारे के सारे माइटोसिस डिवीजन चलेंगे। All will be mitosis division, means the chromosome number is going to be the same because equational division are taking place, and the generation which is coming now, it is totally diploid in nature, and it is actually the sporophytic generation. The zygote, you should say, it is the first cell of sporophytic generation of life cycle of angiosperms. Clear? So we have two cells now here. One I am calling it basal cell. जो नीचे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, इसको हम बेसल सेल कहते हैं, और जो दूसरी सेल है उसे हम टर्मिनल सेल कह रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा अलग कलर दिया है, इसको मैंने रेड दिखाया जिससे कि हम ये डिफरेंशिएट कर सकें कि बेसल सेल से कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होगा और टर्मिनल सेल से कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होगा। टर्मिनल और बेसल सेल्स, they have two different types of fates that we have to study here. So to make them look different, we are giving them a different color. Okay, तो basal cell and terminal cell. Now first of all take up this basal cell. अब क्या होता है, इस बेसल सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं ट्रांसवर्स डिवीजन कैसे
कैसे होते होंगे, जैसे अपने पास एक सेल है, ओके, एंड इफ इट्स plane is transverse, if the cell is dividing in a transverse plane, we are having two cells here, तो ये transverse plane से क्योंकि ये दो cells हमें मिली हैं, तो actually ये they are going to form a row of cells। यहाँ पर देखिए बार-बार transverse division होने से हमें एक छोटा सा stroke जैसा structure यहाँ पे मिल जाता है, and this stroke like structure is product of transverse divisions in basal cell, okay। Now you can see कि इस स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर में सबसे नीचे वाली जो सेल है, इसका हमने एक स्पेशल नाम रखा है। ये दूसरे सेल से थोड़ा सा अलग दिखाई दे रही है, बड़ी है, इट इज स्लाइटली एनलार्ज्ड इन साइज, स्लाइटली एनलार्ज्ड सेल, सो वी आर गोइंग टू गिव इट इन सेपरेट नेम एंड दैट इज पोस्टोरियल सेल हियर, ओके। सो दिस cell is the posterior cell. Now this complete structure, this stalk-like structure, it is named as suspensor। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसका क्या रोल है ये हम कुछ इवेंट्स के बाद हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप इसको इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ तक लेबल करेंगे कि एक सस्पेंसर है, क्लियर है। और ये भी आपको मालूम है कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये माइक्रोबाइलर एंड की तरफ है। अब इस सेल की बात करते हैं जिसे हम टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल सेल में सबसे पहले एक डिवीजन शुरू हुआ एंड इट कट ऑफ टू सेल्स, माइटोसिस डिवीजन से दो सेल्स बन गई। आप इसको थोड़ा सा समझने के लिए एप्पल का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि एप्पल को हमने लंबाई में काट दिया है, तो वी हैव टू हाफ्स ऑफ द एप्पल, लेकिन अभी आप उन्हें दोनों हाफ्स को अलग अलग ना करें बल्कि इनको एक साथ अटैच करके रखें, ओके। जस्ट इमेजिन दैट यू आर कटिंग एन एप्पल, ओके। तो यहाँ पर ये दो हाफ्स हमें मिल गए हैं, वी हैव टू सेल्स हियर। अब क्या होगा, एक बार फिर से वो जो एप्पल आपके हाथ में है जिसमें आपने लंबाई में कट लगाया था, एक बार एक अलग एंगल से फिर से लंबाई में ही हमें उसमें कट लगाना है, तो क्या हो जाएगा, उसमें आपके पास चार टुकड़े आ जाएंगे जो एक दूसरे के साथ अटैच रखिए, ओके। तो वो जो चार पीसेस हैं बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। यहाँ पे मैंने अगर इन दोनों सेल्स को भी अगर इस एंगल से और इस एंगल से फिर से काट दिया है तो आई हैव 4 सेल्स नाउ। ये 4 सेल्स बन जाती हैं जिनमें से 2 आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही हैं और 2 इनके पीछे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको मेंशन भी किया है, जैसे मान लीजिए ये पीछे वाले सेल को मैंने 1 नंबर दिया है, 2 है, ये 3rd सेल है और ये 4th सेल है। तो ये 4 सेल्स हैं, लेकिन ये ऐसे वर्टिकली डिवाइड हुई सेल हैं, तो ये एक ग्रुप बन गया सेल एक्चुअली। और इस प्रो एम्ब्रियो की भी क्योंकि इसमें 4 सेल हैं तो वी आर गोइंग टू कॉल इट क्वाड्रेंट स्टेज, ओके। नाउ ये जो 4 सेल्स का जो हमारे पास टैक्स है, अब इसको हम ऐसे काट देंगे, ट्रांसवर्स डिविजन में हो जाता है। तो अब क्या होगा कि वही एप्पल जिसकी आपने लंबाई में 4 टुकड़े किए हुए थे, अब आप उसको ट्रांसवर्सली काटते हो तो आपके पास 4 पीसेस ऊपर हैं और 4 पीसेस नीचे हैं। बिल्कुल देखें ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर इन चारों सेल्स को जब आपने इस प्लेन से कट ऑफ किया तो वी आर हैविंग ए टायर अबव एंड ए टायर बिलो, टायर ऑफ सेल। तो इस टायर में, ऊपर वाले टायर में भी 4 सेल्स हैं और नीचे वाले टायर में भी आपके पास 4 सेल्स हैं। द अपर टायर इज कंसीडर्ड एज एपीबेसल एंड ये जो लोअर टायर है इसको हम कहते हैं हाइपोबेसल। एपीबेसल से बाद में कुछ इवेंट्स होने के बाद यहाँ पर 2 मेन स्ट्रक्चर डेवलप होने वाले हैं, बल्कि प्लूम्यूल, इट विल गिव राइज टू प्लूम्यूल एंड कोटिलिडन्स, और उसके साथ साथ एम्ब्रियोनिक एक्सिस का एपिकोटाइल पोर्शन। ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर एपीबेसल टायर से डेवलप होंगे और हाइपोबेसल से रेडिकल और हाइपोकोटाइल
हाइपोकोटाइल, ये दो स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। लेकिन अभी आप याद रखें कि वी हैव 8 सेल्स, वी हैव 2 टायर्स ऑफ 4 सेल्स ईच, टोटल 8 सेल्स हैं इसके अंदर, और इसको हम ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। ऑक्टेंट, ये क्वाड्रेंट थी या क्वाड्रेंट स्टेज थी, ये ऑक्टेंट स्टेज है। इसमें 4 सेल थी, इसमें अब हमारे पास 8 सेल्स हैं, लेकिन दोनों ही स्टेजेस को हम प्रो एम्ब्रियो स्टेज कहते हैं। क्लियर? अब इस ऑक्टेंट स्टेज के बाद हम पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। यहाँ पे आप देखें, इससे पहले एक चीज और यहाँ पे हमें स्टडी करनी है। देखिए यहाँ पे मैंने सस्पेंसर आपको बताना शुरू किया था, और इसके बाद मैं यहाँ पर सस्पेंसर पूरा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसकी डेवलपमेंट वैसे हो चुकी है, लेकिन इसका फंक्शन अभी तक हमने मेंशन नहीं किया है। जहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इसे फिर से दिखाने की, तो हम इसे दोबारा से डायग्राम में बनाएंगे। अभी सिर्फ हम इस टर्मिनल सेल से क्या क्या स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं या एम्ब्रियो किस तरीके से शेप ले रहा है, सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग ओनली दिस पोर्शन, या आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दिस स्ट्रक्चर व्हिच इज एक्चुअली डेवलपिंग फ्रॉम द टर्मिनल सेल ओनली। तो यहाँ पे अब फिर से इस सस्पेंसर की एक सेल को हमें मेंशन करना है, वो सेल जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है इस प्रो एम्ब्रियो की। हमारे पास ये 8 सेल वाला स्ट्रक्चर प्रो एम्ब्रियो है, तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जो ये सेल है, जो एक्चुअली सस्पेंसर की सेल है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है मैंने इसको रेड कलर से। दिस सेल इज टर्म्ड एज हाइपोफाइसिस। इस हाइपोफाइसिस से बाद में रूट टिप और रूट कैप डेवलप होगी। ओके, तो ये एम्ब्रियो का एक पोर्शन इस सेल से भी डेवलप होगा, दैट्स व्हाई वी हैव टू हाईलाइट दिस सेल हियर, हाइपोफाइसिस। क्लियर है? अब ये 8 सेल स्ट्रक्चर जो ये दोनों ही हमने प्रो एम्ब्रियो बोले हैं, अब नेक्स्ट स्टेज में एंट्री करता है, एंड दिस स्टेज इज नोन एज द ग्लोबुलर एम्ब्रियो, बिकॉज आपको ये थोड़ा सा स्फेरिकल सा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें बहुत सारे सेल्स भी हैं। तो ये जो सेल्स हैं, 8 सेल्स का जो टायर है, अब ये पेरिक्लाइनल डिवीजन से एक आउटर लेयर बना लेता है जिसको आप डर्मेटोजन कहते हो। अभी इस वक्त इस स्ट्रक्चर के कुछ सेल्स तो बाहर की लेयर बना रहे हैं, कवर है, कवरिंग, जिसको आप डर्मेटोजन कह रहे हैं, और कुछ सेल्स का ग्रुप अंदर भी है जिससे बाद में प्लूम्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, इस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। तो यहाँ पर हमने अभी सिर्फ इसको एक, वी आर शोइंग ए लेयर ऑफ cells, dermatogen, which will later give rise to epidermis, and we have 2 tiers of cells here. Total 8 cells का टायर है ये वैसे तो, और इसमें अपर सेल्स जिसको आप एपीबेसल और नीचे वाले को आप हाइपोबेसल भी कहते हो, तो इस ग्रुप से बाद में कुछ स्पेशल एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। तो एट दिस स्टेज वी आर कॉलिंग इट द ग्लोबुलर स्टेज। इसी ग्लोबुलर स्टेज में इस हाइपोफाइसिस से 8 cells cut off होती हैं, and 2 tiers of cell actually. One tier is having, the upper tier is having the 4 cells. यहाँ पे इस हाइपोफाइसिस से अब डिवीजन के बाद 2 टायर्स बनते हैं सेल्स के, जिसमें से एक अपर टायर जो which is closer to the this embryo, globular embryo, and the lower tier which is closer to the suspensor, the remaining cells of the suspensor. तो ये जो अपर सेल्स हैं, इनको आप ये जो अपर सेल्स हैं, एक्चुअली टोटल तो ये है 8 सेल्स, तो above 4 cells and below 4 cells, both have different functions. अपर सेल से रूट कॉर्टेक्स डेवलप होता है। अपर टायर होगा जिसमें 4 सेल्स हैं, ऊपर वाली जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो की तरफ है, इट विल डेवलप इनटू द रूट कॉर्टेक्स, व्हाइल द लोअर सेल्स, लोअर 4 cells will develop into root tip and root cap. Okay, now this globular embryo stage will enter into
into its next stage, that is the heart shaped embryo. आप देख रहे हैं इसका शेप कुछ ऐसा हो गया है। ये इसलिए क्योंकि ये जो सेल्स हैं, एपीबेसल वाली जो सेल्स हैं, इनमें कुछ सेल्स एक तरफ ज्यादा कट ऑफ होती हैं। तो जैसे सपोज यहाँ पर इस एरिया पर ये सेल्स का नंबर कुछ ज्यादा बढ़ रहा है और दूसरे एरिया से भी कुछ ज्यादा बढ़ेगा। तो बिकॉज ऑफ एडिंग मोर सेल्स in some of the regions, the shape of this embryo is not going to take place like a heart. ये आपको ऐसे कुछ एलिवेशन से दिखाई देते हैं जिसकी वजह से हम इसको हार्ट शेप एम्ब्रियो कहते हैं। और ये जो पॉइंटेड से जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली दीज आर इंडिकेटिंग दैट कोटिलिडन्स हैव स्टार्टेड देयर फॉर्मेशन। कोटिलिडन्स की फॉर्मेशन यहाँ पर शुरू हो गई है। ये कोटिलिडन्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हमने यहाँ पर भी बोला था, ये डर्मेटोजन को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज द डर्मेटोजन। और बहुत सारे डिविजन्स होने के बाद अंदर दो और स्पेशलाइज्ड टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। एक को आप पेरिबलम कहते हैं और जो सेंटर वाला है इसको हम प्लीरोम कहते हैं। तो अब इस हार्ट शेप स्ट्रक्चर के बाद जो मैच्योर एम्ब्रियो जैसे जैसे ये बनने की स्टेज में पहुंचता है, जिसको आप एक्चुअली जैसे यहाँ इस केस में कैप्सूला के केस में हम इसे टॉर्पेडो स्टेज भी कह रहे हैं। क्या होता है कि ये जो एलिवेटेड से स्ट्रक्चर है, इनकी और ज्यादा ग्रोथ होती है। जैसे हमने कहा कि ये और ज्यादा ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद ऐसे इलोंगेटेड दो फोल्डेड से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स कोटिलिडन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर टू कोटिलिडन्स। ये प्लूम्यूल है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस का बिल्कुल टिप प्लूम्यूल कहलाता है। उसके बाद बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये रेडिकल और हाइपोकोटाइल, ओके। और ये जो ब्लैक सेल मैंने दिखाई है, ये वही सेल है, सॉरी ये टिश्यूज हैं, ग्रुप है सेल्स का, ये विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द हाइपोफाइसिस सेल्स, या जो हाइपोफाइसिस ने जो 8 सेल्स कट ऑफ की थी, उसी से बाद में रूट कैप और रूट टिप डेवलप हो जाती है। तो ये हाइपोफाइसिस सेल से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, रूट टिप एंड रूट कैप, ओके। तो दो कोटिलिडन्स हैं इस एम्ब्रियो के पास। इसके पास प्लूम्यूल और इसकी जो एक्सिस है हम इसको एपिकोटाइल भी कह देते हैं। एम्ब्रियोनिक एक्सिस एपिकोटाइल। अभी आपसे हम एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या होते हैं वो भी नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। तो एपिकोटाइल, प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप एंड रूट टिप एरिया। और अब मैंने वो सस्पेंसर भी यहाँ पे दिखा दिया है जो इस बेसल सेल का रिजल्ट था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बिल्कुल शुरू में हमने जैसे ये वाला स्टेज अगर आप ध्यान में दें तो यहाँ पे हमने ये सिंगल एक सेल दिखाई थी। फिर भी अगर 2 से ये 4 सेल्स और फिर 8 सेल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इस सस्पेंसर का साइज इस एम्ब्रियो से थोड़ा सा ज्यादा इसका हमने दिखा रखा था। लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियो का साइज बढ़ता जाता है तो रिलेटिवली सस्पेंसर का साइज कम या ज्यादा नहीं हुआ है, ये उतना ही है जितना यहाँ पर बन गया था। 6 to 8 सेल्स लगभग इसमें होती हैं, तो वो उतना ही है। लेकिन क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है अब इस स्टेज में पहुंच चुका है, ये बढ़ गया है इसका साइज, इसीलिए ये अगर इसके साथ कंपैरिजन हम करते हैं तो सस्पेंसर आपको स्मॉल साइज का दिखाई देता है इससे कंपैरिजन में जो अब मैच्योर स्टेज में है। सो दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो यू हैव टू शो हियर। आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें सभी स्टेजेस को मेंशन नहीं किया गया है। और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको ये सारे स्टेजेस दिखाने की जरूरत भी नहीं है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जैसे यू कैन शो द जाइगोट स्टेज देयर। आप जाइगोट दिखाइएगा, आप ये स्टेज दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ग्लोबुलर एम्ब्रियो स्टेज दिखा सकते हैं, ग्लोबुलर स्टेज दिखाएं, हार्ट शेप दिखाएं और मैच्योर एम्ब्रियो स्टेज दिखाएं। ये आपको एम्ब्रियो के
स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इनको आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के डायग्राम की हेल्प से शो कर सकते हैं। सारे इवेंट्स जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए बताया है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि डिफरेंट सेल्स एम्ब्रो की कौन कौन से स्ट्रक्चर जो आप बाद में पढ़ते हैं चैप्टर के अंदर जो टर्म्स आती हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए कि वो कहाँ से कौन कौन से सेल से उनकी डेवलपमेंट हुई है। ओके, अब इसके लास्ट में अगर हमें ये एम्ब्रियो सस्पेंसर के साथ जो अटैच्ड है, अगर इसे ओव्यूल में देखना हो कि ये ओव्यूल में कैसा दिखाई देता है, कहाँ पे इसकी पोजीशन है, और अभी हमने सस्पेंसर का भी रोल नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए एक बार ओव्यूल का डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एम्ब्रियो एक्चुअल में ओव्यूल में अगर फिट किया जाए तो कैसा दिखाई देगा। इसके लिए वी कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओव्यूल। So to drawing this, ये ओव्यूल जो एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, और इसमें हम ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है, और इस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में, क्योंकि आपसे ये भी हमारे डिस्कशन हुई थी कि ये जो एम्ब्रियोजेनी है या एम्ब्रियोजेनेसिस है ये बाद में चलती है, इससे पहले तो एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका होता है। तो अब इस स्ट्रक्चर में हम एम्ब्रियो सैक के अंदर एंडोस्पर्म पे दिखाते हैं। ये सेल्स जो दिखाई जा रही हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द डेवलप्ड एंडोस्पर्म। ओके, now we have to fit this structure in this ovule here, या इस एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर इसे फिट करना है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पोस्टोरियल सेल दिखाएं, फिर उसके बाद इसकी स्टॉक सस्पेंसर की, और फिर हमें ये एम्ब्रियो दिखाना है। आई एम शोइंग हियर द टू कोटिलिडन्स, फिर उसके बाद ब्लूम्यूल, फिर वेंट्रिकल एरिया, फिर ये सस्पेंसर, द सस्पेंसर, और कहाँ इसकी पोजीशन किस साइड दिखाई गई है, माइक्रोपाइल की तरफ। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि इस सस्पेंसर का यहाँ रोल क्या है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सस्पेंसर इज हेल्पिंग, this frog-like structure is helping this embryo to get nutrition by pushing it towards the nutritive tissue. ये इस एंडोस्पर्म से ये यहाँ तक स्टेज तक आने के लिए जरूरी है कि इस सेल को, जैसे जिसको टर्मिनल बोला या प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज वगैरह आई है, उन स्टेजेस में उन एम्ब्रियोनिक सेल्स को एंडोस्पर्म्स की तरफ एक तरीके से सस्पेंसर पुश करता है, so that the embryonic cells can be surrounded by or they are embedded in the nutritive tissue. ये जरूरी है क्योंकि एंडोस्पर्म से अगर न्यूट्रिशन लेना है तो वो सारे के सारे सेल्स इसके आसपास होनी चाहिए। तो this suspensor pushes the embryo deep inside the endosperm so that the embryo can get its nutrition. Clear? और पोस्टोरियल सेल जो सबसे बड़ी सेल दिखाई थी, ये एक तरीके से एब्जॉर्प्टिव सेल का ही काम करती है, न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। तो दिस इज द लोकेशन और द पोजीशन ऑफ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, द मैच्योर एम्ब्रियो एंड along with the root, sorry, the suspensor here, which is placed in this ovule at this micropylar end. So this is how development of diploid embryo take place.